हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे अप्रोचेस ऑफ सोशल साइंस करिकुलम, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के आयाम या उपागम। ठीक है, तो ये तो सभी जानते हैं कि एक तरह से बहुत सारे रिसर्च हुए मनोविज्ञान तथा शिक्षा के शोध कार्य से ये सिद्ध हुआ या फिर रिसर्च से ये सिद्ध हुआ कि जो मनस है, माइंड है, एक समन्वित इकाई है। एक जो हमारा मस्तिष्क है एक ऐसी इकाई है जिसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत गुण और कहाँ कहाँ के कंटेंट, तथ्य, तर्क सब समाहित रहते हैं। कितने विषयों के बारे में अब तक जो व्यक्ति अध्ययन करता है, हम अध्ययन करते हैं, वो सारा इकट्ठा यहाँ पर एकत्रित होता है। ऐसा तो है नहीं कि माइंड में अलग अलग पार्ट बने हुए हों। है जैसे आपके घर में आपका सोने का रूम अलग है, स्टडी रूम अलग है, बेडरूम अलग है, किचन अलग है, टॉयलेट बाथरूम अलग है, पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से माइंड में नहीं है। माइंड में तो ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी पढ़ना है, SST पढ़ना है, सोशल मैथमेटिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, B.Ed करना है, BCA करना है। जितने सारे सब्जेक्ट हैं उनको स्टडी करने के बाद जो उनका संचय है, ज्ञान का संचय, उसको एकत्रित करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास हर विषय के लिए अलग एक स्टोर हो। तो एक ही उसका जो समन्वित रूप है माइंड का, वो एक ही है, एक इकाई है। तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनको सीखने के लिए माइंड में मैंने जैसे अभी कहा अलग अलग भाग नहीं है, लेकिन शिक्षण की सुविधा के लिए ज्ञान को विषयों में बांट लिया है। जो ज्ञान के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, उनको डिवाइड कर लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ बालक और बालिकाओं के विकास पर सभी विषयों का जो प्रभाव है वो कैसे होता है, समन्वित रूप में होता है। ज्ञान सभी विषयों का एक समग्र रूप होता है और बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का जो है विकास का प्रभाव उसके किस पर पड़ता है, व्यक्तित्व पर पड़ता है, उसकी पर्सनालिटी पर पड़ता है। ठीक है, उसकी नॉलेज का, इमोशंस का, एक्टिविटी का जो प्रभाव है वो सभी पक्षों पर पड़ता है। ठीक है, आप देखते हैं इतिहास शिक्षण में अन्य विषयों में संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाने की विधि को भी विशेष महत्व दिया जाता है और शिक्षा में इस संबंध के प्रत्यय को सर्वप्रथम किसने दिया था, हार्वर्ड ने दिया था। ये वैज्ञानिक प्रकृति के समर्थक थे हार्वर्ड। उनका कहना था कि संपूर्ण मनस का विकास तभी संभव हो सकता है जबकि सभी विषयों में सह संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाया जाए। ठीक है, यानी कोरिलेट करते हुए पढ़ाया जाए, स्टडी कराई जाए। और इस प्रत्यय का, इस कॉन्सेप्ट के प्रयोग के लिए शिक्षण व्याख्यान विधि द्वारा किया जाता है इसका प्रयोग, और पाठ्यक्रम विषय केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण में पाठ्यवस्तु की जो व्यापकता है तथा बोधगम्यता की दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर टाइप्स हैं, कई सारे अप्रोचेस हैं जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार का अध्ययन किया जाता है, ज्ञान सृजन किया जाता है। बच्चों के जो सर्वांगीण विकास है उसमें विकास करने में ये सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, सहायक होते हैं। तो पहला है सह संबंध आयाम या उपागम जो अप्रोच है, कोरिलेशन अप्रोच। नेक्स्ट है एकीकृत, अभी विस्तार पूर्वक इसके बारे में बताऊंगा आपको। नेक्स्ट है सेकंड एकीकृत आयाम, इंटीग्रेटेड अप्रोच। थर्ड है केंद्रीभूत व सामयिक आयाम, कंसर्टिक एंड पेरियोडिक अप्रोच। नेक्स्ट है कुंडलीय आयाम, स्पाइरल अप्रोच। नेक्स्ट है 5 इकाई आयाम, यूनिट अप्रोच। 6 नंबर पे है कालक्रम
व प्रकरण संबंधी आयाम। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल अप्रोच। और 7 है, 7 नंबर पे प्रगतिशील व प्रतिगमन आयाम, प्रोग्रेसिव वाइस रिग्रेसिव अप्रोचेज। तो यहाँ सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की जो व्यवस्था है एक तरीके से सिस्टमेटिक से लगाने के लिए इन आयामों का अगर हम बात करें, विस्तारपूर्वक अध्ययन करें, तो सबसे पहले हम लेते हैं सहसंबंध आयाम। ये क्या होता है? कोरिलेशन अप्रोच। सहसंबंध, देखिए इससे शब्द से ही पता लग रहा है कि सहसंबंध उपागम क्या होता है, कि संबंध जोड़ना। ठीक है, संबंध स्थापित करना। तो सामाजिकता को एक सामाजिक विषय माना जाता है, इसलिए इसका शिक्षण पृथक रूप में नहीं किया जा सकता। सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, ये तो सभी जानते हैं। अतः अन्य सामाजिक विषय से जो सहसंबंध स्थापित करना आवश्यक हो जाता है, तभी सामाजिक अध्ययन की पाठ्यवस्तु का व्यापक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में सभी सामायिक विषयों को समावेश किया जाता है, का समावेश होता है या को सम्मिलित किया जाता है, और सभी प्राकृतिक विज्ञान का भी समन्वय किया जाता है। मानवीय क्रियाओं के अध्ययन में, जो मानव की क्रियाएं हैं उनके अध्ययन में गुणात्मक, परिमाणात्मक, मैंने आपको बताया था गुणात्मक और संख्यात्मक मूल्यांकन के बारे में बताया था, तो उसमें प्रयास किया जाता है और इसलिए गणित विषय में ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। बिना ज्ञान के गणित भी सॉल्व नहीं किया जा सकता, बिना ज्ञान के ग्रामर भी आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, कोरिलेशन होता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में प्रत्येक सब्जेक्ट का प्रत्येक सब्जेक्ट से कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। यह है सहसंबंध। इसका समानता अर्थ की अगर हम बात करें तो सहसंबंध का जो अर्थ है वो विभिन्न विषयों के परस्पर समान आधारों पर संबंधों से है। इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में विषयों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है जिससे एक विषय के शिक्षण के समय दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो सके। सबसे पहले हार्वर्ड ने स्कूल के पाठ्य विषयों में संबंध स्थापित करने का सुझाव दिया था। ठीक है, जो टीचर को सहसंबंध कॉन्सेप्ट के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। इन सिद्धांतों के बारे में बताता हूँ। ये सहसंबंध अप्रोच जो है, कोरिलेशन अप्रोच, उसका सिद्धांत है। उसके पहला है ज्ञान की व्यापकता का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है उसमें अन्य विषयों से सहसंबंध स्थापित करते हुए पढ़ाने से का जो कंटेंट है, टॉपिक है आपका, पाठ्यवस्तु, उसका बोध, उसका जो ज्ञान है वो व्यापक रूप में दिया जाता है। और शिक्षण में जो टीचिंग में विभिन्न मेथड्स, जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं उन तथा विभिन्न सब्जेक्ट जो होते हैं, विषयों की विषमता होते हुए भी ज्ञान की एकता अंतर्निहित होती है, उसमें समाहित होती है। उसी प्रकार इतिहास की विषय वस्तु में भी ज्ञान की व्यापकता निहित है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्ञान की व्यवहारिकता का सिद्धांत। पहला हुआ कि ज्ञान की व्यापकता का सिद्धांत और दूसरा है ज्ञान की व्यवहारिकता का सिद्धांत। तो ये वो सिद्धांत होता है कि जो सामाजिक विज्ञान एसएसटी जो टीचिंग को केवल एक तरीके से सूचना स्तर तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, अपितु छात्रों के व्यवहार परिवर्तन पर भी बल दिया जाना चाहिए। मतलब बच्चों में ऐसे नहीं खाली ज्ञान उसके दिमाग में भर दिया, उसको ये भी अनुभव होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, उसके व्यवहार में भी उसको उतारना चाहिए, व्यवहार में या उसके व्यवहार परिवर्तन पर भी बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, अतः सामाजिक विज्ञान जो है वो पाठ्यवस्तु को जीवन की अन्य क्रियाओं से संबंध स्थापित करते हुए प्रस्तुत करता है या करना चाहिए, जिससे छात्रों को सीखने के लिए प्रेरणा भी मिल सके, क्योंकि सभी विषयों की शिक्षा का उद्देश्य वह भी जीवन के लिए की तैयारी है। अतः ज्ञान को जो व्यवहारिक स्तर पर देने के लिए अन्य विषयों से संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाना चाहिए।
ठीक है, ये इसका ज्ञान की व्यवहारिकता का सिद्धांत है। नेक्स्ट है समय की बचत का सिद्धांत। जो समय की बचत का सिद्धांत है, तो इस प्रत्यय ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके प्रयोग से शिक्षण में कम समय में अधिक पाठ्य वस्तु को व्यापक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं, कम समय में विस्तार पूर्वक आप बच्चे के लिए उस कंटेंट को, टॉपिक प्रकरणों को कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ा सकते हैं, उसको प्रस्तुत कर सकते हैं डायग्राम के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से। ठीक है, इस तरीके से विषय की सूक्ष्मताएं और गहनताओं को व्यापक रूप में पढ़ाया जा सकता है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में कालक्रम अनुभूति के लिए जो छात्रों के मापन का भी बोध होना आवश्यक है। मापन का मीन्स मेरा मेजरमेंट, उसको मेजर करना, इवोल्यूशन करना, मूल्यांकन करना उसका, ठीक होना आवश्यक है। ग्राफ के ज्ञान के उत्थान पतन का कालक्रम के रूप में बोध हो सकता है और इतिहास शिक्षण के साथ मापन तथा ग्राफ के दक्षिण भारत की प्राकृतिक दशा का ज्ञान दिया जा सकता है। ठीक है, ग्राफ के माध्यम से, भूगोल में ग्राफ के माध्यम से और इतिहास में इस तरीके से। नेक्स्ट जो चौथा इसका वो है 4th नंबर पे सिद्धांत, वो है विषय की रोचकता का सिद्धांत। तो विषय की रोचकता का सिद्धांत मीन्स जो SST टीचिंग है उसमें सहसंबंध से स्टूडेंट्स में, छात्रों में इंटरेस्ट यानी रुचियों एवं स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास होता है और छात्रों में इस प्रकार की अंतर्दृष्टि का विकास होता है कि वह एक विषय के तथ्यों को समझने के लिए दूसरे विषय की सहायता लेता है या उसकी सहायता ली जा सकती है। ठीक है, हम एक विषय पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसके जो विभिन्न तथ्य हैं उनको स्पष्ट करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो सभी विषय एक दूसरे के पूरक होते हैं, विरोधी नहीं होते। विषय की जो निरस्ता भी समाप्त हो जाती है। इसमें एक सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, नहीं कि किताब लेकर और पढ़ाने पहुंच गए और वही रपटाए पढ़े, एक तरफ से पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दूसरे सब्जेक्ट के रिलेटेड आप दे सकते हैं। साइंस से रिलेटेड SST पढ़ा रहे हैं तो साइंस से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैथ से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना। अदर सब्जेक्ट जितने हैं, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो वहाँ को रिलेट किया आपने, तो वही है ये सहसंबंध अप्रोच आयाम। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। और यहाँ पर जो विषय की जो निरस्ता होती है वो भी समाप्त हो जाती है। कभी कभी आप क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बोरियत हो जाती है, बच्चे बोर होने लगते हैं, वो निरस्त होने लगते हैं, वो निरस्ता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो और छात्रों में विषय में रुचि उत्पन्न होने लगती है और उदारता का भाव भी विकसित होता है। ठीक है, ये है इसके सिद्धांत, 4 सिद्धांत। अगर हम विधि की बात करें तो इसमें 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि जो है यानी सामाजिक शिक्षण विज्ञान शिक्षण में सहसंबंध स्थापित करने की जो विधि है, पहला है लंबवत सहसंबंध। ये होता है लंबवत सहसंबंध विधि, एक हॉरिजेंटल और इसमें सामाजिक की उप विषय में कालक्रम के रूप में अथवा वंश के रूप में पाठ्यवस्तु में संबंध स्थापित करने को लंबवत संबंध कहते हैं। पहले सब्जेक्ट आपने जो पढ़ा है, जैसे इसी सब्जेक्ट का जो पहले से पढ़ा है बच्चे ने, वो एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो चीज़ पढ़ा सकते हैं, तो वो लंबवत है। समानांतर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में जो समय पाठ्यवस्तु का संबंध अन्य विषयों से स्थापित करने का समानांतर सहसंबंध कहते हैं। अन्य विषयों, जैसे भी बता रहा था, अन्य सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल को रिलेट करते हुए बच्चों को टीचिंग करना, ये समानांतर सहसंबंध विधि कहलाती है। ठीक है, जब शिक्षण के समय इतिहास को अन्य विषयों से संबंध स्थापित करते हुए पढ़ाया जाता है तो उसे समानांतर हॉरिजेंटल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी जो कोरिलेशन है, हॉरिजेंटल कोरिलेशन टेक्निक मेथड जो मैंने बताया आपको,
इसको निम्न प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। पहला है आकस्मिक सहसंबंध और आयोजित सहसंबंध। जो आकस्मिक सहसंबंध होता है वो इस प्रकार से सहसंबंध में पूर्व योजना नहीं बनाई जाती, अपितु शिक्षक जो प्रस्तुतिकरण जब क्लास में करता है उसके उस समय ही वो जहाँ आवश्यकता समझता है, जहाँ नीड होती है, जैसे मैं बता रहा था कि एक सब्जेक्ट को कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं, SST ही पढ़ा रहे हैं, तो उसमें उसी टाइम जैसी आवश्यकता समझे स्पष्टीकरण के लिए जो स्वाभाविक रूप में अन्य विषयों के प्रसंग संदर्भ धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत और चीन के युद्ध के शिक्षण के समय हिमालय को उत्तर की सुरक्षा के महत्व की कविता सुनाने लगता है कि अतीत काल से उत्तर सीमा पर प्रहरी के रूप में कार्य कर रहा है, परंतु ये इतिहास की प्रथम घटना है जबकि उत्तर की सीमा पर चीन ने आक्रमण किया। मतलब एक एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको रिलेट करते हुए, जैसी परिस्थिति है वहाँ पर क्लास में वैसी उसके आधार पर। और नेक्स्ट है आकस्मिक से संबंध बोलते हैं इसको, अचानक जैसे आकस्मिक करते हैं, ठीक है, अचानक जरूरत पड़ने पर। और नेक्स्ट है आयोजित, तो ये आयोजित वाली होती है प्लानिंग, एक तरीके से प्लान कोरिलेशन। इस विधि में शिक्षक अन्य विषयों के प्रसंग अथवा संदर्भों की पाठ्यवस्तु से संबंधित प्रकरणों की योजना पहले से तैयार करता है, उनको पहले तैयार होकर जाता है, मतलब प्लान करता है, फिर क्लास में जाता है पढ़ाने। अन्य शिक्षण सामग्री की पूर्व व्यवस्था की जाती है, जैसे चीन और भारत के एग्जाम्पल है, चीन और भारत के युद्ध के शिक्षण के भूगोल के मानचित्रों जिसमें मैकमोहन रेखा या तथा पहाड़ों की ऊंचाई तथा शीत हिम के संबंध में उल्लेख करेगा। मतलब कोई इतिहास का ये चीज़ पढ़ा रहा है, इतिहास का टॉपिक है, वहाँ भूगोल का ज्योग्राफी का टॉपिक आप मानचित्र का प्रयोग करते हुए आप वहाँ पर टीचिंग करते हैं, तो ये आयोजित एक सह संबंध कहलाता है, प्लान्ड कोरिलेशन। ठीक है, ये टेक्निक है, मेथड्स है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है इसका एक तो मीनिंग वगैरह हो गया, सिद्धांत हो गया, टेक्निक्स हो गए, इसके मेथड्स हो गए। और नेक्स्ट है अन्य विषयों से संबंध, इस आयाम का अन्य विषयों से संबंध। तो सामाजिक विज्ञान एवं भूगोल निम्न प्रकार हम कर सकते हैं, जैसे सामाजिक विज्ञान एवं भूगोल। तो सामाजिक विज्ञान एवं भूगोल का भी मैंने जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहे थे अभी कि ये मेथड्स का यूज़ किया। भूगोल से आकस्मिक सहसंबंध, भूगोल से आयोजित सहसंबंध, मतलब ये कोरिलेट करते हुए हम कैसे पढ़ा रहे हैं, भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं तो किस तरीके से दूसरे सब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, और इतिहास पढ़ा रहे हैं तो भूगोल का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और इसमें सावधानियाँ कुछ बरतनी चाहिए। हम कोरिलेट करते हैं अगर दो सब्जेक्ट को, चाहे वो हॉरिजेंटल हो या फिर इसको क्या बोलते हैं, लंबवत। समानांतर को हॉरिजेंटल बोलते हैं और लंबवत को मैं भूल रहा हूँ, ध्यान नहीं आ रहा है। चलिए, और दूसरा जहाँ कुछ सावधानियाँ बरतनी चाहिए, भूगोल के प्रसंग, जैसे भूगोल के प्रसंग अथवा संदर्भ छात्रों के स्तर के अनुकूल ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है क्लास 8th क्लास में पढ़ा रहे हो बात कर रहे हो हायर एजुकेशन की, 7th क्लास में पढ़ा रहे हो बात कर रहे हो 9th 10th क्लास की, बच्चों को क्या पता होगा, उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही उसको सारी चीज़ें बतानी चाहिए। क्लास पढ़ा रहे हो 10th की, बात कर रहे हो 5th क्लास की, तो बच्चा इग्नोर, वो उसको इग्नोर करेगा, ध्यान नहीं देगा आपकी बातों पर। ठीक है, बोर होगा क्लास में। और भूगोल के प्रसंगों को स्वाभाविक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, उनको इतिहास शिक्षण में भी अनावश्यक रूप से ना प्रयुक्त किया जाना चाहिए। इतिहास पढ़ा रहे और ज्योग्राफी का पूरा ड्रामा लिए क्लास में अपना फैलाए पड़े हो, वो भी नहीं है, वो भी सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान एवं भूगोल ये संबंध है को स्थापित करते हुए पढ़ाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा नागरिक शास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा हस्तकार्य, ये सारे संबंध हैं। सामाजिक विज्ञान तथा गणित, तो यहाँ पर अगर हम विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर भी सौरमंडल, जैसे आप विश्व में मानव की दौड़, पृथ्वी से परे, सौरमंडल, अगर सौरमंडल पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप जैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि आज के इतिहास की विषय वस्तु आकाशीय दौड़ की विजय मानी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानवीय मूल्यों को ही बदल दिया है, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो मतलब वैज्ञानिक जो शब्द आया, वैज्ञानिक साइंस का तो है वैज्ञानिक आविष्कार, तो तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन के लिए वैज्ञानिक प्रसंगों की सहायता ली जा सकती है। ठीक है, और वहाँ कोरिलेट कर किया जा सकता है सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय।
जैसे हम चंद्रमा के बारे में पढ़ा रहे हैं तो चंद्रमा के बारे में आप, ये आविष्कार के बारे में आप कह सकते हो चंद्रयान 2 और ये सब, तो ये साइंस का ही तो है, तो ये कोरिलेट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये अन्य विषयों से संबंध है, हस्तकार्य से संबंधित बात कर सकते हैं हम, ये इसके अन्य विषयों से संबंध है। गणित की अगर हम बात करें, सामाजिक विज्ञान एवं गणित, तो कैसे किस तरह से कोरिलेट करेंगे, तो सामाजिक विज्ञान में अतीत की घटनाओं को कालक्रम के रूप में ही समझा जा सकता है, लेकिन बिना कालक्रम की अनुभूति की घटनाओं का कोई महत्व नहीं होता। इसके लिए समय की अनुभूति के लिए गणित के प्रत्ययों का बोध होना नितांत आवश्यक है ना। समय रेखा, समय ग्राफ, मानचित्र, तालिका आदि की रचना तथा समझना गणित के पूर्व ज्ञान पर ही निर्भर होता है। मान लो मानचित्र आपने बना दिया, लेकिन उसमें गणित, बिना गणित के वो अधूरा है, नहीं समझ सकते। जिन छात्रों को मापन, ग्राफ आदि का पूर्व ज्ञान है, वह इन साधनों से कालक्रम की अनुभूति सुगमता से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसलिए छात्रों से समय रेखा, भाई समय की बात करें गणित का ही तो है, समय ग्राफ की बात करें ग्राफ भूगोल का है, और समय मैथ का, ठीक है, ग्राफ को बनवाना चाहिए तथा शिक्षण में समुचित रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण में गणित की अवहेलना नहीं की जा सकती, गणित की वहाँ पे भी आवश्यकता होती है, कोरिलेट किया जाता है। तो इस तरीके से अन्य विषयों से संबंध है। तो ये आज हमारा हुआ एक अप्रोच, ठीक है, बहुत सारे अप्रोच हैं, मेन इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा। थैंक यू।